ओके, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का ही दूसरा नाम किसी किसी बुक में एसएचएम लिखा हुआ रहता है, लेकिन ऑसिलेशन जो है एक ब्रॉडर नेम है एसएचएम का, वो धीरे धीरे हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो ऑसिलेशन को शुरू करने से पहले हम लोग पढ़ते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है उसको देखते हैं। जैसे आपने ये देखा होगा कि कोई भी एक पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, अगर वो सर्कल में घूमता है सेंटर के अबाउट, तो क्या होगा कि वो एक पर्टिकुलर टी टाइम के बाद हमेशा अपने मोशन को रिपीट करेगा। तो वो क्या कर रहा है, अपने मोशन को रिपीट कर रहा है आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसा जो मोशन होगा वो पीरियोडिक मोशन होगा। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। ऐसा बहुत सारा मोशन हो सकता है जो पीरियोडिक हो, जिसमें मोशन क्या करे, अपने आप को एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या करे, अपने आप को रिपीट करे, उसको हम लोग कहेंगे पीरियोडिक मोशन। और इसको हम लोग पीरियोडिक फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब है ये समझिए। कोई भी मोशन होता है तो उसके मोशन में पार्टिकल का जो पोजीशन है, आप जानते हैं पोजीशन को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, वो एक्स फंक्शन ऑफ टी होता है। जैसे लीनियर आपने स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा होगा जिसमें एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर, एक्स इक्वल्स टू टू टी, इस तरह के बहुत सारी चीजें आपने देखी थी, है ना। तो ये जो चीज है, ये जो चीज है कि हम लोग किसी मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो पोजीशन है वो टाइम के साथ वेरी करेगा। तो वो जो टाइम का फंक्शन होगा वो एक पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, तो ऐसा फंक्शन जो अपने आप को रिपीट करे। जैसे एग्जांपल क्या हो सकता है, साइन थीटा। साइन थीटा हम लोग को मालूम है उसका ग्राफ इस तरह का होता है। ये साइन थीटा हर बार 2 पाई एंगल के बाद, 2 पाई जहां पे रेडियन में है, उस 2 पाई एंगल के बाद अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है। सिमिलरली कॉस थीटा अपने आप को रिपीट करता है, साइन 2 थीटा, कॉस 3 थीटा, ये सब अपने आप को रिपीट करता है। दीज आर पीरियोडिक फंक्शंस। तो किसी भी पीरियोडिक मोशन को दिखाने के लिए हम हमेशा साइन थीटा कॉस थीटा का यूज करते हैं। अच्छा, इसलिए आपको याद होगा सर्कुलर मोशन में जो पोजीशन वेक्टर होता था वो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी के टर्म्स में आता है, क्योंकि वहां पे साइन और कॉस पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब पीरियोडिक फंक्शन कैसा कैसा हो सकता है, तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स, ग्राफिकल एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, जिसमें आप देख सकते हैं जैसे ये ट्रायंगुलर है, शुरू में ट्रायंगुलर वेरिएशन शो कर रहा है, इस पॉइंट पे वो सडन बहुत जर्क जैसा वेरिएशन शो कर रहा है, फिर ट्रायंगुलर लीनियरली बढ़ रहा है। ट्रायंगुलर शेप्स का ये पीरियोडिक फंक्शन है। इसका हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं, बट जनरली हम लोग को इस तरह के इक्वेशंस पढ़ने की जरूरत होती नहीं है। बट दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। आप देख सकते हैं कि यही चीज, ये टी टाइम के बाद ये जो टी है ये इसका टाइम पीरियड कहलाता है। जितने टाइम के बाद कोई पीरियोडिक मोशन रिपीट करेगा उसी को हम लोग उसका टाइम पीरियड कहेंगे। तो इस टी के बाद आप देखिए सेम चीज रिपीट हो रहा है, सेम चीज आ रहा है, तो हम लोग इसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। और ये एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी जो है वो एक पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली यहाँ पे एक स्क्वायर फॉर्म में आपको पीरियोडिक फंक्शन दिख रहा है। इतना जब ग्राफ हम लोग बना लेते हैं, इतने ग्राफ को बनाने के बाद फिर से ये रिपीट हो रहा है टी टाइम पे, तो हम लोग इसको भी बोलेंगे कि पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली ऐसा कोई भी कर्व जो इस तरह का बिहेवियर शो करे कि वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करे, तो हम लोग कहेंगे कि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। और अगर वो एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड है, ये फंक्शन जो है पीरियोडिक फंक्शन है, तो हम लोग कहेंगे कि दिस मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। अब हम लोग इससे रिलेटेड एक आसान सा क्वेश्चन करके देखते हैं कि हम लोग इसमें क्या क्या समझ पाए। तो ये है एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 14.2। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ टाइम रिप्रेजेंट पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन। ये जो अभी 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 हमने पढ़ा उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें से फंक्शन जो होगा वो पीरियोडिक मोशन होगा और कौन सा पीरियोडिक मोशन नहीं होगा। तो यहाँ पे ये जो सब चीजें हैं ये सब एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी है, ये सब एक्स के इक्वल है। ये अलग अलग पार्टिकल का पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टी दिया हुआ है। तो ये अगर पीरियोडिक फंक्शन से रिप्रेजेंट होगा तो पीरियोडिक मोशन होगा, अगर वो पीरियोडिक फंक्शन से रिप्रेजेंट नहीं हो रहा होगा तो वो पीरियोडिक मोशन नहीं होगा। जैसे यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी।
क्या साइन अपने आप को रिपीट करेगा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद? बिल्कुल। कॉस अपने आप को रिपीट करेगा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद? यस। तो अगर साइन भी रिपीट कर रहा है और कॉस भी रिपीट कर रहा है, तो साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी को भी रिपीट करना चाहिए। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट वन इज अ पीरियोडिक मोशन, ये पीरियोडिक मोशन है। अब ये आगे हम लोग इसका मैथमेटिकल एनालिसिस भी देखेंगे कि साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी को एक्चुअली में एक सिंगल साइन या एक सिंगल कॉस के फॉर्म में लिखा जा सकता है। आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया है तो आप जानते हैं कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इस तरह का कोई फॉर्म हो, या ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का फॉर्म हो, तो उसको एक सिंगल साइन या सिंगल कॉस के फॉर्म में लिखा जा सकता है। हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में भी इसको लिखने की कोशिश करेंगे, लिखेंगे जरूर, इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करेंगे। और जब ये सिंगल साइन हो गया तो ऑब्वियसली वो पीरियोडिक होगा, एंड हेंस दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन। सो फर्स्ट वन इज पीरियोडिक मोशन, ये क्लियर हो गया। सेकेंड वन साइन ओमेगा टी कॉस 2 ओमेगा टी और साइन 4 ओमेगा टी, इसके बारे में थोड़ा सोचना होगा, ये पीरियोडिक है कि नहीं। पहले इसमें हम लोग पीरियड के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, ये सब पीरियोडिक फंक्शन है, लेकिन उनका पीरियड होता कितना है उसको थोड़ा देख लेते हैं। इसको समझिएगा। मान लीजिए कि आपके पास साइन थीटा है, साइन थीटा, इसका पीरियड क्या है? 2 पाई। 2 पाई एंगल के बाद ये अपने आप को क्या करता है? रिपीट करता है। लेकिन अगर पूछा जाए साइन 2 थीटा का पीरियड क्या है, तो साइन 2 थीटा का पीरियड क्या होगा? इसका हाफ हो जाएगा, पाई। एक्चुअली में ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो साइन थीटा का ग्राफ अगर ऐसा है, तो साइन 2 थीटा का ग्राफ जो होगा वो ऐसा होगा। मतलब 2 थीटा, मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू हमने छोटा नहीं किया, मैक्सिमम वैल्यू दोनों ही केस में 1 होगा, लेकिन ग्राफ जो है वो श्रिंक कर जाएगा, ग्राफ जो है वो हाफ में आ जाएगा। कैसे हाफ में आ जाएगा? क्यों हाफ में आ जाएगा? क्योंकि इसमें आप जो एंगल वैल्यू पुट कर रहे हैं वो अगर आप 2 पाई पुट कर रहे हैं तब ये 2 पाई वाला वैल्यू ले रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि पाई पुट करने पे ही वो 2 पाई वाला वैल्यू ले रहा है। इसकी वजह से वहां पे वो ग्राफ श्रिंक करेगा और इसका पीरियड हाफ हो जाएगा। एज अ रूल आप याद रख सकते हैं, साइन के थीटा का जो ग्राफ पीरियड होगा वो 2 पाई/k हो जाएगा। जितना फैक्टर आप एंगल में यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं उतने फैक्टर से यहाँ पे पीरियड क्या होता है? डिवाइड हो जाता है, अगर ऐसा याद रहे। अच्छा, साइन के लिए ही नहीं ये ट्रू है, ये कॉस के लिए भी ट्रू है। तो इतना अगर ध्यान रहे तो हम लोग यहाँ पे एक दो चीज और बात कर सकते हैं कि साइन ओमेगा टी का क्या होना चाहिए पीरियड। आगे हालांकि हम लोग इसको देखेंगे और डिटेल में, लेकिन यहाँ पे भी बात कर सकते हैं कि साइन ओमेगा टी का क्या पीरियड होना चाहिए। उससे पहले ये पूछ लूं कि साइन टी का क्या पीरियड होना चाहिए। यहाँ पे देखिए वेरिएबल बस चेंज हुआ है, थीटा की जगह टी आ गया है, तो ये साइन टी है, साइन टी का पीरियड होना चाहिए 2 पाई। तो साइन ओमेगा टी का पीरियड क्या होगा? 2 पाई/ओमेगा। ठीक है? क्यों? देखो जैसे यहाँ थीटा था 2 पाई, के थीटा हुआ तो 2 पाई/k, तो साइन टी का 2 पाई, तो साइन ओमेगा टी का 2 पाई/ओमेगा। अच्छा, तो इसका तो हो गया, पहला जो टर्म आपको यहाँ दिख रहा है उसका कितना हो गया? 2 पाई/ओमेगा। अच्छा, दूसरे का कितना होगा फिर? 2 पाई/2 ओमेगा। इसका मतलब ये क्या हुआ? पाई/ओमेगा। 2 पाई/2 ओमेगा क्यों किए? क्योंकि यहाँ पे टी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 ओमेगा। उसी तरह से यहाँ पे 4 ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका पीरियड क्या होगा? 2 पाई/4 ओमेगा। तो ये हो जाएगा पाई/2 ओमेगा। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि 2 पाई/ओमेगा को अगर हम कुछ एक टाइम पीरियड मान लें टी, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा t/2 और ये हो जाएगा t/4। मतलब ये जो साइन 4 ओमेगा टी होगा वो t/4 टाइम के बाद रिपीट होगा। उसी तरह से cos 2 ओमेगा टी जो होगा वो t/2 टाइम के बाद रिपीट होगा, और sin ओमेगा टी जो होगा वो t टाइम के बाद रिपीट होगा। तो ओवरऑल तीनों मिलके कितने टाइम पे रिपीट होगा? तीनों मिलके t टाइम के बाद रिपीट होगा। और जब ये तीनों मिलके t टाइम के बाद रिपीट होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेकंड क्वेश्चन है उस सेकंड का पीरियड होना चाहिए 2 पाई/ओमेगा। ऐसा क्यों हो रहा है इसको देख लीजिए, थोड़ा सा आइडिया और ले लेते हैं। जैसे t/4 टाइम के बाद कोई रिपीट हो रहा है
तो t/4 नेक्स्ट t/4 में भी रिपीट होगा ना, मतलब t/2 टाइम पे फिर से रिपीट होगा, फिर नेक्स्ट t/4 पे रिपीट होगा, मतलब 3t/4 पे भी रिपीट होगा, फिर नेक्स्ट t/4 पे रिपीट होगा, मतलब t टाइम पे भी रिपीट होगा। तो ये 4 बार अपना साइकिल कंप्लीट कर चुका होगा, ये जो sin 4 ओमेगा टी है। उसी तरह से अगर cos 2 ओमेगा टी को देखें तो वो t/2 टाइम के बाद 0 से t/2 टाइम के बाद और फिर t/2 से t टाइम के बाद फिर से रिपीट करेगा, मतलब ये 2 बार रिपीट कर चुका होगा अपने आप को, और sin ओमेगा टी अपने आप को केवल 1 बार रिपीट किया होगा। तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो रिपीटेशन है वो टोटल ओवरऑल तीनों एक साथ फिर से कब रिपीट करते हुए दिखेंगे, टी टाइम के बाद, और वो टी कितना है 2π/ओमेगा, एंड हेंस सेकेंड वाला भी एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड कितना है 2π/ओमेगा। ऊपर वाले के लिए भी इसी तरह से निकाल सकते थे, लेकिन ऊपर वाले में कैलकुलेशन निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये भी 2π/ओमेगा से रिपीट हो रहा है और ये भी 2π/ओमेगा से रिपीट हो रहा है, तो दोनों सेम टाइम पे रिपीट करेगा, इसलिए ये पीरियोडिक फंक्शन होगा 2π/ओमेगा का, और नीचे वाला भी 2π/ओमेगा का पीरियोडिक फंक्शन है। तो दोनों का हमने पीरियड भी निकाल लिया, फर्स्ट और सेकंड पीरियोडिक मोशन है और उनका पीरियड दोनों का 2π/ओमेगा है। थर्ड में देखें तो x इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस ओमेगा टी। अब x इक्वल्स टू अगर e टू द पावर माइनस ओमेगा टी है, इसका क्या ग्राफ बनेगा, ये कैसा वेरिएशन शो करता है, क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है? तो जिन्होंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा है वो समझ पाएंगे, नहीं तो हम लोग आसानी से थोड़ा बहुत इसके बारे में जान भी सकते हैं। जैसे x वर्सेस t का अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो t इक्वल टू 0 आप अगर इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो t इक्वल्स टू 0 पुट करने में आप x का वैल्यू कितना ले आते हैं 1, तो x यानी t इक्वल्स टू 0 पे 1 है। अच्छा, अगर आपने t का वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर दिया तो ये कब था, t इक्वल्स टू 0 पे x1 है, और t इक्वल्स टू अगर इन्फिनिटी पुट कर दिया तो x इक्वल्स टू 0 है। तो ग्राफ इस तरह का है, ये रिपीट नहीं कर रहा है, और क्योंकि ये रिपीट नहीं कर रहा है ये पीरियोडिक नहीं हो सकता, and hence this is not a periodic motion, मतलब e to the power minus omega t equals to x, this does not represent a periodic motion। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं log ओमेगा t। log ओमेगा t क्या है, log फंक्शन है, ये अगेन एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस अपने आप को रिपीट नहीं करते हैं, आप ऐसा एज अ रूल ध्यान रख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो नॉट अ पीरियोडिक मोशन। हम लोग एक पीरियोडिक मोशन देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमने मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन की बात की, तो वो मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन जो है वो यहाँ पे एक पीरियोडिक मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इतनी चर्चा हमने की पीरियोडिक मोशन पे। अब हम लोग बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन की। ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन क्या है? अब देखिए ऑसिलेटरी मोशन भी एक तरह का मतलब एक टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन है, ऑल्दो सारे ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होने जरूरी नहीं है, लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग ये मान के चलेंगे कि पीरियोडिक मोशन के अंदर एक टाइप है, उसको बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। हालांकि ऐसे ऑसिलेटरी मोशन हैं जो पीरियोडिक नहीं है, हम लोग आगे इसकी चर्चा करेंगे भी, हम लोग को पढ़ना है ऐसे ऑसिलेशन को। ऑसिलेटरी मोशन को सिंपली हम लोग ऑसिलेशन भी कहते हैं और यही चैप्टर का नाम है। तो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ऑसिलेशंस पढ़ेंगे जो पीरियोडिक होंगे, लेकिन कुछ समय में ऐसे भी ऑसिलेशंस पढ़ेंगे जो पीरियोडिक नहीं होंगे। लेकिन ऑसिलेटरी मोशन इंडिपेंडेंट ऑफ पीरियोडिक मोशन भी डिफाइन किया जा सकता है। ऐसा मोशन जिसमें एक मीन पोजीशन या एक इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्योंकि आप पूरा मैकेनिक्स पढ़ चुके हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब समझते हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब एक ऐसा पोजीशन जहां पे पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 हो और साथ ही साथ नेट टॉर्क भी 0 हो। अगर केवल पार्टिकल है तो उस पे टॉर्क का कोई बहुत मीनिंग नहीं आता है जनरली, लेकिन फोर्स का मीनिंग आएगा। तो अगर हम लोग ज्यादातर टाइम क्या देखेंगे, अगर नेट फोर्स 0 है तो हम लोग कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है। हालांकि ऐसे बॉडीज अगर आए, रिजिड बॉडीज आए, एक्सटेंडेड बॉडीज आए, तो वहां पे टॉर्क भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो वहां पे ये भी देखना पड़ेगा कि अगर टॉर्क का इन्वॉल्वमेंट है तो क्या टॉर्क 0 है। तो अगर ऐसा पोजीशन हमको मिल गया जहां पे नेट फोर्स 0 हो, नेट टॉर्क भी 0 हो, तो हम लोग कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन। और उस इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट अगर एक पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करे, इस पॉइंट के अबाउट ये बॉडी इधर से इधर मोशन करे, फिर वो इधर से यहां तक जाए
और फिर वापस आए, ये टू एंड फ्रो मोशन। तो इस मोशन को हम लोग बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। इफ द पार्टिकल मूव्स बैक एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो अबाउट एन इक्विलिब्रियम पॉइंट, देन द मोशन इज सेड टू बी ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी मोशन का आप एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, ये एक पेंडुलम है जो एक मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। तो ये जो ऑसिलेटरी मोशन है उसमें क्या पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट टर्म आया, वो आया इक्विलिब्रियम का नेचर। इक्विलिब्रियम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया। तो हम लोग आगे बढ़ने से पहले इक्विलिब्रियम के बारे में बेसिक आइडिया ले लें, ठीक है। तो ऑसिलेटरी मोशन पहले क्या हुआ ये ध्यान में आ गया कि अगर कोई एक पार्टिकल अपने मीन पोजीशन, जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं, उसके अबाउट, मीन पोजीशन क्यों कहेंगे, ये जो दो पॉइंट्स हैं उसको बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन, और इन दोनों का जो एवरेज होगा वो ये होगा, इसीलिए उसको बोलेंगे मीन पोजीशन, है ना। दीज आर एक्सट्रीम पोजीशंस। और एक्सट्रीम वर्ड ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि क्यों इन दोनों को हम लोग एक्सट्रीम पोजीशंस कह रहे हैं। अब नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। वर्क एनर्जी पावर में आपने इक्विलिब्रियम के बारे में बेसिक स्टडी जरूर किया होगा। नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, जैसा मैंने बताया, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ, एक ऐसा पॉइंट जहां पे नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों जीरो हो, उसको हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन। पार्टिकल के लिए जनरली फोर्स से ही काम चला लेते हैं, लेकिन अगर रिजिड बॉडी आएगा तो नेट टॉर्क भी जरूर देखेंगे। तो नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, इसको समझने के लिए आप सिंपली इस तरह का एक डायग्राम बना सकते हैं और इससे आप समझ सकते हैं नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में। यहाँ पे एक बॉडी को हमने रखा, ये इक्विलिब्रियम में है, यस। ये भी इक्विलिब्रियम में है, यस। क्या ये भी इक्विलिब्रियम में है, यस। फंडामेंटली जब तक वो इक्विलिब्रियम में है, जब तक वो वहां पे रखा हुआ है, तब तक आपको इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा। लेकिन अगर आप यहां से इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, यहां से इसको डिस्प्लेस करेंगे और इसको यहां से डिस्प्लेस करेंगे, तो आपको इन तीनों नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। क्या डिफरेंस है, तो अगर आप इसको थोड़ा सा फर्स्ट केस में अगर आप डिस्प्लेस करते हैं तो क्या होता है, ये इधर आएगा और फिर वापस आने का इसका टेंडेंसी होगा। तो अगर एक पार्टिकल अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से हल्का डिस्प्लेस किया जाए और उसका उधर ही आने का एक टेंडेंसी बने, तो हम कहेंगे कि ये कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। उसके और भी मैथमेटिकल कंडीशंस हैं, उस डिटेल में हम लोग अभी नहीं जा रहे। दूसरा इक्विलिब्रियम को देखिए, ये भी इक्विलिब्रियम, यहां पे भी दूसरे केस में भी पार्टिकल रेस्ट में है, नेट फोर्स जीरो है, लेकिन जब हम इसको डिस्प्लेस कराते हैं तो इसके पास कोई टेंडेंसी नहीं होता है वापस अपने पोजीशन पे आने का, और ऐसा इक्विलिब्रियम क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और थर्ड केस में इसको अगर हल्का डिस्प्लेस कराते हैं तो ये थोड़ा डिस्प्लेस होगा और आगे जाके फिर रुक जाएगा, मतलब वो फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। मतलब ना तो इस बार वापस आने का टेंडेंसी है और ना ही दूर भागने का टेंडेंसी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो अब आपको इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा कि ऑसिलेशन अगर होगा तो किस इक्विलिब्रियम के अबाउट होगा। ऑसिलेशन हमेशा होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट। और बाकी मैथमेटिकल कंडीशंस आपने पढ़ लिया है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मुझे फिर से याद दिलाना था इक्विलिब्रियम क्या है, तो वो मैंने आपको बता दिया कि स्टेबल इक्विलिब्रियम हमेशा हमेशा किसके अबाउट होता है, हमेशा होता है, सॉरी, ऑसिलेशन हमेशा होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट। तो जब भी ऑसिलेशन हो रहा हो मतलब वहां पे कहीं ना कहीं स्टेबल इक्विलिब्रियम जरूर है। अब हम लोग बात करते हैं एसएचएम की। एसएचएम ऑसिलेशन का एक सब पार्ट। हर ऑसिलेशन को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ेंगे। मतलब ऑसिलेशन को जनरली हार्मोनिक मोशन कहा जाता है, पीरियोडिक ऑसिलेशन स्पेशली उसको हार्मोनिक मोशन कहा जाता है, और उसका जो एक सिंपल केस है उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है ना। मतलब पीरियोडिक ऑसिलेशन इज हार्मोनिक मोशन एंड द simplest case of periodic oscillation is called simple harmonic motion। अब इसमें सिंपल केस क्या है उसको धीरे धीरे देखेंगे, पूरा चैप्टर यही पढ़ना है। तो ये एसएचएम में आप समझ रहे हैं ऑसिलेशन में हमेशा एक रीस्टोरिंग फोर्स लगना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में एक ऐसा फोर्स है जो इसको वापस ला रहा होगा ना, इसको, इस फोर्स को बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स।
तो हमेशा एसएचएम के लिए एक रीस्टोरिंग फोर्स लगना जरूरी है। जैसे पेंडुलम का ही केस ले लें, तो पेंडुलम के केस में जब आप पेंडुलम को यहाँ पे लाके छोड़ते हैं तो कोई एक रीस्टोरिंग फोर्स है, हाँ mg का एक कंपोनेंट वहां पे रीस्टोरिंग फोर्स की तरह काम कर रहा है, और इसलिए वो उसको वापस वहां से खींच के और फिर ले आ रहा है। तो ये एक रीस्टोरिंग फोर्स है। वो रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा ऑसिलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स नहीं है, इसलिए वो वापस नहीं आ रहा है, लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम में हमेशा रीस्टोरिंग फोर्स है। एसएचएम में क्या हो रहा है, एक फोर्स है या कभी कभी एक टॉर्क है ना, रोटेशनल एसएचएम हो सकता है। तो फोर्स या टॉर्क जिसको हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स या रीस्टोरिंग टॉर्क कहेंगे, क्यों? क्योंकि वो वापस उसको रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है, वो वापस उसको इक्विलिब्रियम पे लाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा फोर्स या ऐसा टॉर्क विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट and opposite in direction to the displacement from equilibrium is called simple harmonic motion, है ना। लैंग्वेज देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंपली हम लोग अभी फोर्स का एग्जांपल लेंगे, धीरे बाद में हम लोग टॉर्क का भी एग्जांपल लेंगे जब एंगुलर एसएचएम पढ़ेंगे। तो अगर रीस्टोरिंग फोर्स एक्स के लीनियरली प्रोपोर्शनल, एक्स क्या है, जैसे ये मान लो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये एक बॉडी है जो एसएचएम कर रहा है और ये उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है, इसी को हम लोग यहाँ पे टर्म देंगे डिस्प्लेसमेंट। इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितनी दूरी पे वो गया, इसको मान लेते हैं एक्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा इधर लगेगा। तो ये जो फोर्स है वो एक्स के अपोजिट लगना चाहिए, हाँ। तो ये अपोजिट तो लगे ही साथ अगर ये एक्स के लीनियरली प्रोपोर्शनल, मतलब एक्स डबल हो तो एफ भी डबल हो जाए, नेगेटिव में लेकिन डबल हो जाए, मैग्नीट्यूड वाइज डबल हो, तो हम लोग कहेंगे कि फोर्स और एक्स लीनियरली प्रोपोर्शनल है। और ऐसा जब केस बनता है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, है ना। स्प्रिंग याद आ रहा है, बिल्कुल स्प्रिंग में ऐसा ही था ना। तो उसका जो रिस्टोरिंग फोर्स था वो माइनस के एक्स था, कि वहां पे स्प्रिंग कांस्टेंट है। यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट हो सकता है, जरूरी नहीं कि हर बार जब एसएचएम की बात करें तो स्प्रिंग ही आए, लेकिन ये कोई एक कांस्टेंट होगा। स्प्रिंग के केस में ये स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन बाकी केसेस में ये कोई एक कांस्टेंट होगा जो एफ और एक्स को रिलेट करेगा। और माइनस होगा, माइनस क्या बताएगा कि एफ और एक्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। तो इससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि फोर्स जो होगा वो लीनियरली डिपेंड कर रहा है एक्स पे, और साथ ही साथ ये भी पता चल रहा है कि एफ जो होगा वो एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में है। ऐसा केस जब आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि ये एसएचएम होगा। एक्स एफ एक्स पे इस तरह से भी डिपेंड कर रहा है, एक्स क्यूब ऐसा भी डिपेंड तो कर सकता है ना। और ऐसे केस में भी वो रिस्टोरिंग की तरह काम करेगा, रिस्टोर करेगा, ऑसिलेशन करा देगा, लेकिन तब एसएचएम नहीं कहेंगे। एफ जो हो सकता है वो माइनस एक्स टू द पावर 5 भी हो सकता है, ये भी रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा, लेकिन ये एसएचएम नहीं कराएगा, ये ऑसिलेशन करा देगा, एसएचएम नहीं कराएगा। अच्छा, आप ध्यान से देखें तो हमेशा हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि एक्स का ऑड पावर ले रहे हैं। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 5 है। इवन पावर जो होगा रिस्टोरिंग फोर्स की तरह काम ही नहीं कर पाएगा। कैसे, उसको एक बार देख लेते हैं। अगर हम इवन पावर ले लेते हैं, मान लो हमने ले लिया एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स एक्स स्क्वायर। पहले तो ये देख लें कि एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स रिस्टोरिंग की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। देखो, जब हमने एक्स को पॉजिटिव रखा है, इधर डिस्प्लेस हुआ मतलब एक्स पॉजिटिव है, तो जब हमने एक्स को इधर रखा है तो फोर्स नेगेटिव आ रहा है। देखो, एक्स अगर आप इस एक्सप्रेशन में एक्स पॉजिटिव रखेंगे तो के तो पॉजिटिव है ही, तो एफ विल बी नेगेटिव, मतलब एफ इस डायरेक्शन में होगा। और जब आप एक्स को नेगेटिव रखेंगे, इधर डिस्प्लेस करा देंगे, तो फोर्स इधर हो जाएगा, होना चाहिए रिस्टोरिंग के लिए। तो मतलब अगर एक्स नेगेटिव है तो फोर्स को पॉजिटिव होना चाहिए। आ रहा है क्या? बिल्कुल। यहाँ पे एक्स अगर नेगेटिव रखेंगे तो एफ पॉजिटिव आएगा। मतलब अगर हमने ऐसा एक्सप्रेशन लिया है तो ये रिस्टोरिंग की तरह काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा होगा क्या? इस एनालिसिस के बाद ही बहुत लोगों को ये समझ में आएगा कि ये तो नहीं होने वाला है। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आप यहाँ पे एक्स नेगेटिव भी रख देंगे तो भी क्या होगा, वो फोर्स जो होगा वो नेगेटिव ही रह जाएगा, वो पॉजिटिव नहीं बनेगा, मतलब रिस्टोर नहीं करेगा। एक साइड से रिस्टोर कर भी ले, दूसरे साइड से रिस्टोर नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे एसएचएम होना या ऑसिलेशन होना पॉसिबल नहीं है। तो जब भी होगा एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स टू द पावर एन, इस तरह का फोर्स हो तो ऑसिलेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एन किस क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। अगर एन ऑड रहा ऑसिलेशन होगा। इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है। अगर ये एन एक स्पेशल केस ले ले, एन इक्वल्स टू 1 हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये एसएचएम बन जाएगा।
और उसका बहुत सारे एग्जाम्पल है, कोनिकल पेंडुलम, स्प्रिंग पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम, टॉर्शनल पेंडुलम, ये सब एक एक करके इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। ये सब ऑसिलेशन और एसएचएम का एग्जाम्पल है, ये ना बेसिकली एसएचएम का एग्जाम्पल हमने लिया। अब एसएचएम से रिलेटेड एक बहुत अच्छा स्टोरी है। एक्चुअली गैलीलियो ने बहुत काम किया है एस्ट्रोफिजिक्स में। उन्होंने एक जुपिटर का एक मून है उस पर स्टडी की। उन्होंने जो स्टडी किया उसमें जो डायग्राम्स है, उस डायग्राम में मून का जो मोशन दिखा है वो एक ऑसिलेशन टाइप का मोशन है, और उसी तरह से वो बनाते गए क्योंकि उनको वैसा ही दिखा। बाद में उसका जब दूसरे ने स्टडी किया तो एक्चुअली में क्या दिखा कि वो मून जो है वो ऑसिलेशन तो कर ही नहीं रहा था, वो तो सर्कुलर मोशन में था। लेकिन क्योंकि आप एक पर्टिकुलर एंगल से जब आप देखते हैं तो ये जो सर्कुलर मोशन है या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो आपको एसएचएम या ऑसिलेशन जैसा दिखता है। ठीक है, तो हम लोग अब देखने जा रहे हैं ऑसिलेशन और एसएचएम एज अ प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन। अगर हम सर्कुलर मोशन को प्रोजेक्ट करेंगे किसी एक लाइन पे, प्रोजेक्ट करने का मतलब शैडो लेना, तो अगर आप शैडो बनाएंगे किसी एक लाइन पे तो आपको क्या मिलेगा? ऑसिलेशन मिलेगा। एसएचएम मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो आगे की बात है, लेकिन ऑसिलेशन पक्का मिलेगा, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ध्यान से, ये देखिए दिख रहा है, ये सर्कुलर मोशन का हमने प्रोजेक्शन किया। सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन उस लीनियर स्केल पे जब हमने किया, इसका जो शैडो बनाया, देखिए इधर से सब इमेजिन करिए कि इधर से लाइट आ रहा है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन से लाइट आ रहा है। वो जब लाइट आएगा तो वो लाइट क्या करेगा? इस टिप का शैडो बनाएगा यहाँ पे। तो ये जो टिप है वो इस लाइन पे कैसा मोशन करता हुआ दिखेगा? टू एंड फ्रो मोशन करता हुआ दिखेगा, और वो टू एंड फ्रो मोशन ही ऑसिलेशन है। तो सर्कुलर मोशन करता हुआ एक पार्टिकल का जो शैडो एक लाइन पे बनाते हैं तो वो कैसा दिखता है? वो दिखता है ऑसिलेशन जैसा। एक एग्जांपल ले सकते हैं, मतलब मान लीजिए कि इस प्लेन में कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और हम लोग सामने से देख रहे हैं, तो यहाँ पार्टिकल दिखेगा, फिर वो पार्टिकल ऊपर की ओर जाता हुआ दिखेगा, फिर यहाँ जाता हुआ दिखेगा, फिर वापस आता हुआ दिखेगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर वो पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो वो वास्तव में हमको इस लाइन के लॉन्ग एसएचएम करता हुआ दिखेगा, प्रोवाइडेड वो प्लेन उस तरह से ही। मतलब अगर ऐसा सर्कल हो तो आप ऊपर से देखेंगे तो आपको एसएचएम जैसा दिखेगा, अगर ऐसा सर्कल हो तो यहाँ सामने से देखने पे आपको वो एसएचएम जैसा दिखेगा एग्जैक्टली। या आप ऐसा कर सकते हैं कि उसका शैडो ले लें, मतलब उसके प्लेन में आप लाइट भेज दें, जो उसका प्लेन है उसी प्लेन में लाइट भेज दें, तो यहाँ पे अगर आपने कोई स्क्रीन रखा है तो उस पे उसका शैडो बनता हुआ दिखेगा, और वो शैडो जो होगा वो एसएचएम करता हुआ नजर आएगा। एसएचएम करेगा कि नहीं ये तो आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन वो ऑसिलेशन पक्का करेगा, ये दिख जाएगा, है ना। और एसएचएम करता है कि नहीं ये आगे हम लोग देख लेंगे। क्यों? वो एसएचएम वहां से हम लोग क्या करेंगे कि एक एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी निकालेंगे, और अगर उससे फोर्स माइनस के एक्स को सेटिस्फाई कर देता है तो हम समझ जाएंगे कि ये एसएचएम है ना। तो एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी कैसे लिखेंगे, ये सब मैथमेटिकल ट्रीटमेंट्स अब हम लोग करने जा रहे हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सप्रेशन फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। जैसा हमने आपको बताया कि एक एसएचएम कौन कर रहा होगा? एसएचएम करने के लिए एक पार्टिकल का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, अगर हम अज्यूम कर लें कि वो पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, और ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, और इसका प्रोजेक्शन ले लें इसी प्लेन में, कोई एक लाइन के लॉन्ग इसका क्या कर लें? प्रोजेक्शन ले लें, तो वो आपको एसएचएम करता हुआ दिखेगा। तो वहां से ये पोजीशन कैसे वेरी कर रहा है वो एसएचएम, वो आपको पता चल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब अब मान लीजिए ये एक वेक्टर है जो इस पार्टिकल का पोजीशन बता रहा है, पोजीशन वेक्टर इसको बोलते हैं। अब इसको रोटेट करा दें, तो ये रोटेट कराएं, और आप इमेजिन साथ में ये भी करें कि इधर से लाइट फॉल कर रहा है। तो अगर ये लाइट फॉल करेगा तो यहाँ पे इसका भी शेडो बन रहा होगा, थोड़े टाइम के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा और इसका शेडो फिर यहाँ पे आ गया रहेगा। इसके दौरान इस टाइम इंटरवल में क्या हुआ है, पार्टिकल अगर ए से बी गया है
तो उसका शेडो जो होगा वो यहां से यहाँ गया होगा। और इस तरह से आप अगर इमेजिन करते रहिए कि ये यहाँ गया तो उस समय इसका शेडो यहाँ आएगा, ये यहाँ गया होगा उस समय इसका शेडो यहाँ आएगा, ये यहाँ होगा उस समय इसका शेडो यहाँ होगा, एंड सो ऑन। तो आपको दिखेगा कि ये हाफ सर्कल जब यहां से शुरू करता है, मान लो ये ओ ही मान लेते हैं, ओ से शुरू करता है और यहाँ पे आता है, तो इसके दौरान ये हाफ साइकिल कंप्लीट कर चुका है ऑसिलेशन का। ऑसिलेशन का साइकिल कैसे कंप्लीट होता हो मानेंगे, मान लो कोई पार्टिकल यहाँ से ऑसिलेशन शुरू करता है, तो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से वापस आएगा, फिर वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि इसने एक ऑसिलेशन पूरा कर लिया। तो ड्यूरिंग द टाइम इन विच द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ओ टू सपोज ई, उतने टाइम में यहां ये भी जो हम इसका शेडो जिसको बोल रहे हैं वो भी तो ओ टू ई मूव कर गया, मतलब हाफ ऑफ द ऑसिलेशन इसने भी पूरा कर लिया है। और फिर जब ये ई से वापस हो जाएगा तो फिर पार्टिकल ई से ओ वापस चला जाएगा। तो यहां से आपको रियलाइज होगा यस, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पार्टिकल सर्कल मूव कर रहा है उसका एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन होगा वो ऑसिलेशन कर रहा है। और ये केवल एक्स एक्सिस के लिए ट्रू नहीं है, वाई एक्सिस के लिए भी ट्रू है। अगर आप इधर से लाइट भेजें और सेम चीज इमेजिन करें तो आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पे उसका प्रोजेक्शन होगा और फिर ये ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर वापस आएगा, वापस आ गया ओरिजिन पे, और फिर ओरिजिन से नीचे जाएगा और नीचे से फिर वापस चला जाएगा ओरिजिन। मतलब वाई एक्सिस वाला भी क्या कर रहा होगा, ऑसिलेशन कर रहा होगा, एसएचएम कर रहा होगा। तो एसएचएम का अगर एक्सप्रेशन निकालना है, ये एक्सप्रेशन, ये मान लो कि एसएचएम कोई एक पार्टिकल है किसी टाइम टी पे एसएचएम को कर रहा होगा एक्स एक्स और एक्स डैश के बीच में, और वाई वाई डैश के बीच में भी एसएचएम चल रहा होगा। तो इसका एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी आपको क्या देगा, एक्सप्रेशन फॉर द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, आपको एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी मिल जाएगा। मतलब उसका एक्स कैसे वेरी कर रहा है ये पता चल जाएगा। उसी तरह से जो पार्टिकल यहाँ y और y डैश के बीच में फॉर्म कर रहा है एसएचएम, इस y प्रोजेक्शन से आपको, इस y को निकालने से आपको x एज y एज अ फंक्शन ऑफ t निकल जाएगा, जो अगेन क्या देगा, अगेन आपको फिर से एसएचएम का एक्सप्रेशन दे देगा y एज अ फंक्शन ऑफ t। तो वही चीज यहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसको कैसे निकालेंगे उसको देखिए। उसको निकालने के लिए बहुत सिंपल चीज मानते हैं, एट t इक्वल्स टू 0, बहुत जनरल फॉर्म बनाने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि एट t इक्वल्स टू 0 इट इज लोकेटेड एट b, द पार्टिकल इज लोकेटेड एट b। और उस समय यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है थीटा नॉट। और ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि ये पार्टिकल जिस सर्कल में घूम रहा है उसका कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगा ना, आप जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी, तो जिस एंगुलर वेलोसिटी से ये घूम रहा है वो ओमेगा मान लें। तो अगर ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो बाद में किसी पॉइंट पी पे जाते जाते उसका एंगल जो होगा, ये थीटा नॉट नहीं फाई नॉट लिया गया, तो फाई नॉट ही लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है, ये फाई नॉट लिया हमने। बाद में ये कोई एंगल दूसरा बन गया होगा, ये एंगल बाद में फाई बन गया होगा, टोटल टोटल एंगल, ठीक। तो आप सोचिए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा फाई माइनस फाई नॉट, फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन बाई ये किसी टी टाइम पे हुआ है तो इंटरवल कितना आया है टी माइनस 0। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम आपको एंगुलर वेलोसिटी दे देगा ओमेगा, तो वहां से आप फाई निकाल लीजिएगा, क्या है ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। यानी कि टी टाइम पे जब ये पार्टिकल पॉइंट पी पे है तो उस समय उसका जो पोजीशन वेक्टर है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट एंगल बना रहा है। अब ये जब पता चल गया, एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए प्रोजेक्शन का, प्रोजेक्शन के बारे में ये आइडिया आपको मालूम होना चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों को नहीं मालूम हो, तो इसके बारे में भी एक आइडिया आपको दे देते हैं कि ये एक वेक्टर है, ये एंगल थीटा बन रहा है, ये वेक्टर ए है, तो यहाँ पे जो प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन में आएगा वो आएगा ए कॉस थीटा, और वाई में जो प्रोजेक्शन आएगा वो आएगा ए साइन थीटा। आना चाहिए, बहुत बेसिक है, बट फिर भी एक बार सोच लिए कि हाँ ऐसा होना चाहिए। तो आप सोचिए कि ये अगर हमने मान लिया कि ये लेंथ ए है तो ये एक्स किसके बराबर होगा,
ए कॉस थीटा के बराबर होगा, या अगर इसको हमने पूरा को फाई माना है तो ए कॉस फाई के बराबर होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि x का जो वैल्यू होगा, x इज इक्वल्स टू ए कॉस फाई, और फाई हमने निकाल लिया ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, तो हम लोग लिख लेंगे ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो वही यहां लिखा हुआ x इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। उसी तरह y में जो हम लोग का कंपोनेंट जाएगा वो क्या लिखेंगे, ए साइन फाई, और फाई का वैल्यू फिर से यहां से ले लेंगे ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, तो y का वैल्यू आ जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अगर ये फाई नॉट जीरो है, इफ दिस फाई नॉट इज जीरो, देन द ग्राफ विल बी लाइक दिस। ये साइन को फॉलो कर रहा है, कॉस को फॉलो कर रहा है, पीरियोडिक तो है ही, ये एसएचएम भी है, आगे देखेंगे हम, प्रूफ करेंगे कि ये एसएचएम, ये इसको फॉलो करेगा। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अगर हम लोग y के लिए y वर्सेस t का ग्राफ बनाए तो साइन को फॉलो करेगा। मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, इस y का मैक्सिमम वैल्यू देखो a आएगा, क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, तो y का मैक्सिमम वैल्यू 1 आ जाएगा, a आ जाएगा, a इंटू 1 a। और मिनिमम वैल्यू साइन का कितना होता है, -1, तो ये माइनस ए आएगा। सो दिस ऑसिलेशन विल बी फ्रॉम -a टू +a। और वो दिख भी रहा था यहाँ पे, हम लोग जब ये कर रहे थे तो आपको यहाँ पे दिख भी रहा था कि अगर ये जीरो माना जाए, इफ दिस इज अज्यूम टू बी जीरो, यही ए है ना, हमने इसी वेक्टर के इस लेंथ को हमने ए माना है ना, तो ये ए होगा। एक्स का, एक्स में ये ए का ए वैल्यू ले रहा है, और ये एक्स में माइनस ए वैल्यू ले रहा है, ये सॉल्व। तो ये जो चीज है वो एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो एसएचएम किस 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 के बीच में हो रहा है, -a टू +a के बीच में हो रहा है। ये हमने साइन के बेसिस पे ग्राफ बनाया। और अच्छा, ये सब बता सकते हैं क्या, बिल्कुल बता सकते हैं। देखो इसका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, 2π/ω, तो ये होगा हाफ ऑफ दैट, तो π/ω। एक्स वर्सेस टी का ग्राफ बना सकते थे, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, ऐसा ये ग्राफ बना लेंगे, cos ओमेगा टी है ना, यहाँ पे आके 2π/ω हो जाएगा, ये हो जाएगा π/ω। इसी तरह से आप इसका इसका भी एंगल बता सकते हैं। तो ये दोनों ही 2π के बाद रिपीट कर रहे हैं। इसमें भी ये मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो a होगा, और मिनिमम वैल्यू जो होगा वो -a होगा। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये भी मैक्सिमम ही है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए -a। ठीक है, ये दोनों को हम लोग एक टर्म नाम देते हैं एम्पलीट्यूड, अभी जस्ट पढ़ेंगे उसको। तो हम लोग अब बेसिक टर्म्स जो इससे रिलेटेड आया है उसको समझ लेते हैं। एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन था, ये ए तक जा रहा था यहाँ, और इधर भी ए तक जा रहा था, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जितना वो ओरिजिन से या इक्विलिब्रियम पोजीशन से या मीन पोजीशन से जितना वो पॉजिटिव ए या नेगेटिव ए में जाएगा, उसी को हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड। वो प्लस माइनस ए दोनों ले सकते हैं। और उसका स्पैन क्या होगा, एम्पलीट्यूड जो है +a -a कुछ भी ले सकते हैं, जनरली हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेके चलते हैं। और स्पैन ऑफ एसएचएम क्या है, स्पैन मतलब कितनी दूरी तक एसएचएम हो रहा है, सो दैट विल बी 2a। क्लियर। नेक्स्ट, टाइम पीरियड। ये तो पीरियोडिक मोशन में ही क्लियर था कि पीरियोडिक मोशन में ही हम लोगों ने कहा कि जितने टाइम के बाद वो मोशन रिपीट होगा वो पीरियोडिक मोशन हो, वो जितने टाइम के बाद रिपीट होगा उसको हम लोग टाइम पीरियड कहेंगे। और वो हम लोगों ने देखा भी था कि 1 सेकंड के बाद रिपीट हो रहा है, तो फिर 2 सेकंड के बाद भी रिपीट हो रहा है, फिर 3 सेकंड के बाद भी रिपीट हो रहा है, तो अपने इंटीग्रल मल्टीपल में तो वो रिपीट होगा ही। तो इसलिए हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल आफ्टर विच द ऑसिलेशन रिपीट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। और हम लोग निकाल चुके हैं टाइम जो होगा वो 2π/ω के बराबर होगा। जितने टाइम में वो पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा वो 2π/ω के इक्वल होगा। बहुत आसानी से आप यहाँ भी सोच सकते हैं, सर्कुलर के तरीके से भी निकाल सकते हैं। सर्कुलर मोशन हो रहा है, उसी का प्रोजेक्शन हमने कहा एसएचएम में, तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि यहां से यहां तक पूरा एंगल कितना बना, 2π। कितना टाइम लगा, मान लो t टाइम लगा,
तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या एंगुलर वेलोसिटी देना चाहिए, बिल्कुल। तो टाइम पीरियड क्या आ गया, 2π/ω। तो इस सर्कुलर मोशन का वो ओमेगा है, उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन जब एसएचएम आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। हम लोग उसकी बात करेंगे अभी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो पहले फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी हम लोगों के लिए जाना पहचाना टर्म है। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को या तो एफ या फिर न्यू से डिनोट करते हैं, और वो क्या होगा, 1/t होगा। यहाँ पे हम लोग एक और टर्म डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। दिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा। ओमेगा जो था उस सर्कुलर मोशन के लिए एंगुलर वेलोसिटी, एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसएचएम। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे डिफाइन करते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, एक साइकिल में जो टाइम लगा, 1 साइकिल बाई टाइम, तो इसलिए 1/t है वो। एक साइकिल में जो टाइम लगा वो तो टाइम पीरियड है, और उसका रेसिप्रोकल करते हैं तो 1 साइकिल बाई टी, ये जो रेशियो है वो फ्रीक्वेंसी है। 1 साइकिल को हम लोग कितने एंगल में डिवाइड कर सकते हैं, 1 साइकिल को हम लोग 2π एंगल में डिवाइड कर सकते हैं। ये सॉरी, 1 साइकिल पूरे सर्कल में कितना एंगल बनाएगा, 2π। तो अगर 2π एंगल में डिवाइड करेंगे तो ये जो 2π/t होगा ये ओमेगा होगा। मतलब एक रिलेशन है एफ और ओमेगा में भी। क्या रिलेशन है, तो ओमेगा इक्वल्स टू हो जाएगा 2πf। 1/t को f हमने लिख लिया, तो ओमेगा इक्वल्स टू 2πf। और ये रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग कई जगह न्यूमेरिकल में यूज करेंगे इसको। इसके बाद एक और टर्म आया है, वो है फेज। ये टर्म क्या है, हम लोग निकाले ना फाई, वो फाई जो था वो कितना था, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट था। इस पूरे चीज को हम लोग फेज बोलते हैं। जब हम कोई एसएचएम लिखते हैं तो या तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, या लिख सकते हैं ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ये एक्स को ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। एक्स में हो रहा है, वाई में हो रहा है, उसके हिसाब से एक्स वाई अलग अलग लिख लेंगे। लेकिन वो एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, वो साइन भी हो सकता है, वो कॉस भी हो सकता है। यहाँ पे जो एंगल है साइन के बाद, जो पूरा एंगल है, उसी एंगल को हम लोग बोलेंगे फेज। ये फेज क्यों इंपॉर्टेंट है, ये फेज डिसाइड करता है, कंप्लीटली डिसाइड कर लेता है, कंप्लीटली डिटरमाइन कर लेता है पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल एट एन इंस्टेंट। किसी एक इंस्टेंट में पार्टिकल का पोजीशन क्या है, वो आपको पूरा पूरा फेज डिसाइड करके देगा। जैसे x इक्वल्स टू ए साइन, अगर साइन के अंदर ये एंगल आ गया π/6, तो सोचो क्या आपको बता देगा कि x का वैल्यू जो होगा वो a/2 होगा। अगर ये π/4 आ गया तो a/√2 है, ये π/3 आ गया तो 3√3 a/2 है। तो ये आपको कंप्लीटली बता रहा है कि पार्टिकल कहां पे लोकेटेड है एट एनी इंस्टेंट। फाई डिसाइड करता है, फाई डिटरमिन करता है कि पोजीशन ऑफ द पार्टिकल कहां होगा। साथ ही साथ आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल भी फाई डिसाइड करता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। क्योंकि पार्टिकल जो होगा वो एक ही साइकिल में 2 बार यहां पे आएगा। जैसे a/2 की बात करें, ये 0 है, ये a है, ये -a है, तो यहां पे 2 बार आएगा। एक बार ऐसे जाते समय, एक बार आते समय, तो वो फाई ही डिसाइड करेगा कि जाते समय फाई क्या होगा, वो अलग होगा, और आते समय फाई क्या होगा, वो अलग होगा। तो वो फाई डिसाइड करता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है। एक बार डायरेक्शन ऑफ मोशन पॉजिटिव है, एक बार डायरेक्शन ऑफ मोशन नेगेटिव है। इसके न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस को भी हम लोग देखेंगे। अभी के लिए क्या ध्यान रखना है कि ध्यान रहना चाहिए कि जो एंगल साइन वाला टर्म है, उसका जो एंगल है, या कॉस वाला जो टर्म है, उसका पूरा एंगल, उसको हम लोग फेज कहेंगे। और ये फेज टाइम पे डिपेंडेंट होगा। और वो क्या डिसाइड करता है, वो क्या डिटरमिन करता है, वो डिटरमिन करता है हमारा पोजीशन
और साथ ही साथ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, किसी टाइम पे। फेज कांस्टेंट, फेज से रिलेटेड ही चीज है। यहाँ देखिए आप फेज को हमने फाई एज अ फंक्शन ऑफ टी लिखा है। फाई टी का मतलब हुआ फाई जो है वो टी पे डिपेंड कर रहा है। फाई एज अ फंक्शन ऑफ टी इज व्हाट, ओमेगा टी प्लस नॉट, सॉरी फाई नॉट। यहां पे जो फाई नॉट है वो क्या है, अगर आप इसमें t इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे तो फाई एट t इक्वल्स टू 0 विल बी फाई नॉट, फाई एट t इक्वल्स टू 0 विल बी फाई नॉट। तो वो आपको बता देगा फाई नॉट इज द इनिशियल फेज, फेज का इनिशियल वैल्यू है, या इसी का नाम है फेज कांस्टेंट, क्योंकि फेज में जो कांस्टेंट हिस्सा है वो यही है, बाकी ये हिस्सा जो है वो वेरिएबल है, टाइम के साथ वेरी करता है। तो इसको हम लोग फेज कांस्टेंट भी कह सकते हैं। और इसके साथ ही इसका एक और नाम होता है इपोक, ये भी इसका नाम है। तो ये बहुत रेयरली यूज है, लेकिन कहीं बुक में आ गया तो घबराना नहीं है कि क्या आ गया, ये फेज कांस्टेंट ही है, इनिशियल फेज ही है। अब फाई नॉट का ग्राफ पे क्या असर होता है ये हम लोग थोड़ा देखना चाह रहे हैं। जैसे अगर फाई नॉट को हमने 0 ले लिया, इक्वेशन कोई एक लेके चलते हैं, और हम लोग ज्यादातर x इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट ये लेके चलेंगे। साइन लेके भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई एक लेके चलना है, कॉस लेके चलते हैं। बुक्स में भी आप देखेंगे ज्यादातर बुक्स में कॉस लिया है, किसी किसी बुक में साइन भी ले लिया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये दोनों ही उसको रिप्रेजेंट करेगा। हम लोग कॉस लेके चल रहे हैं, तो मान लो x इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट अगर हमने लिखा, तो ये फाई नॉट कैसे ग्राफ को अफेक्ट करता है। इसका ग्राफ जो मैंने बताया आपको, ग्राफ मैंने जब भी बताया उससे पहले जो बताया था वो मैंने बताया था फाई नॉट अगर 0 ले लेंगे तो ग्राफ जो होगा वो कॉस ओमेगा टी के हिसाब से हो जाएगा, है ना। दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम से ही नीचे आएगा, मैक्सिमम से ये नीचे आएगा और ये यहाँ पे फिर से मैक्सिमम पहुंचेगा, ये 2 पाई हो गया। लेकिन अगर ये फाई नॉट कोई वैल्यू रखेगा, क्योंकि ये कॉस है ना, कॉस का ग्राफ है, अगर फाई नॉट 0 ले लेंगे तो x इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी हो गया, तो ये तो सिंपल कॉस थीटा का ग्राफ हो गया ना। बस इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो a हो जाएगा। नॉर्मली अगर खाली केवल कॉस ओमेगा टी होता तो केवल कॉस ओमेगा टी के केस में वो 1 होता, मिनिमम वैल्यू -1 होता, ये a से मल्टीप्लाई है तो a और -1 हो जाएगा, -a हो जाएगा, बस इतना ही अंतर आया है। लेकिन अगर ये फाई नॉट रहा तो वो क्या करेगा, ग्राफ को शिफ्ट करता है, वो ग्राफ को शिफ्ट करेगा, किधर शिफ्ट करेगा, इन दिस डायरेक्शन, डिपेंडिंग ऑन कि फाई पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो ग्राफ को शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट। एक एग्जांपल आप सोच सकते हैं, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 क्या ग्राफ को शिफ्ट करता है, बिल्कुल। x इक्वल्स टू अगर आप a cos ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 ले लिए, जानबूझ के पाई बाई 2 वाला एग्जांपल लिया गया, पाई बाई 2 प्लस थीटा, cos पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, बहुत जरूरत पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री का, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा होगा माइनस साइन थीटा, है ना, कॉस लिख दिया मैंने, माइनस साइन ओमेगा, ये ग्राफ जो है माइनस साइन का बन जाएगा, तो ऐसा ग्राफ ही नहीं रहेगा, वो फाई नॉट जो है ग्राफ को कैसा बना देगा, ऐसा साइन का जस्ट नेगेटिव, साइन वाला ग्राफ ऐसा होता है ना ऊपर से, उसका जस्ट उल्टा नीचे से। तो आप सोचिए यहां से यहां कैसे आप पहुंचेंगे, किस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, पाई बाई 2 आप इसको लेके इधर खींच दीजिए, लेफ्ट में खींच दीजिए, प्लस पाई बाई 2 आपने किया ना, ग्राफ को लेफ्ट में पाई बाई 2 खींच दीजिए, ये ग्राफ ये बन जाएगा। तो ये फाई नॉट का असर है। एक एग्जांपल साइन से भी लेके कर ले, थोड़ा साइन से ज्यादा क्लैरिटी आता है बच्चों। मान लो अगर साइन हमने लिया होता तो साइन थीटा का तो ग्राफ ऐसा होता, क्यों, x इक्वल्स टू अगर साइन सॉरी a साइन ओमेगा टी है, हमने फाई नॉट को क्या लिया है 0, तो एट t इक्वल्स टू 0 x जो है वो 0 है, तो यहां 0 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अगर x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 ले लें तो क्या होगा, एट t इक्वल्स टू 0
क्या होगा, x का वैल्यू आएगा a sin π/6, π/6 इज 1/2, तो a/2 हो जाएगा। तो वो a/2 से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा, कोई ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ ग्राफ हो गया, मतलब a/2 ये π/6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देखिए इसको अगर आप π/6 खींच देते, π/6 एंगल से इधर लेफ्ट में खींच देते, तो यही ग्राफ आ जाता कि नहीं। तो ये इफेक्ट ऑफ फाई नॉट ये कि वो ग्राफ को शिफ्ट कर देता है। अब वो उसका क्या असर होगा, ग्राफ कैसे ड्रॉ करना हेल्प करेगा, ये हम लोग देखेंगे, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है आगे। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो आप सब लोग को 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं कि इसको बना के दिखाएं। तो हम लोग इस क्वेश्चन को बना के देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फेज कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम गिवन बाय दिस। ऑब्वियसली y के टर्म्स में लिखा हुआ है, और ये इससे कंपेयर करेंगे ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट से। ये बिल्कुल उसके एकदम एग्जैक्टली फॉर्म में है, मतलब कि कोई भी फॉर्म हम लोगों को चेंज करने की जरूरत नहीं है। आगे हम लोग ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिसमें फॉर्म चेंज करना पड़ेगा, बट यहाँ पे एग्जैक्ट फॉर्म में ए है, साइन है, ओमेगा टी है, फाई नॉट है, ये कांस्टेंट वैल्यू भी दिख रहा है। तो सिंपली एम्पलीट्यूड का वैल्यू कंपेयर करके 200, ओमेगा का वैल्यू कंपेयर करके 4π/T0, फाई नॉट का वैल्यू कंपेयर करके π/4। इसके बाद क्या करना है, एम्पलीट्यूड तो निकल गया, ओमेगा के बारे में सोचो, ओमेगा से क्या कुछ और निकाल सकते हैं, बिल्कुल। ओमेगा जो होता है वो होता है 2π/T इक्वल टू 4π/T0। पाई से पाई कैंसिल, ये कैंसिल, तो टी का वैल्यू आ गया T0/2, टाइम पीरियड आ गया। फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या लिख लेंगे, टी का रेसिप्रोकल, तो 2/T0। जो गिवन वैल्यूज है उन्हीं के टर्म्स में हमें आंसर करना है। एम्पलीट्यूड निकल गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल गया, फेज कांस्टेंट निकल गया, फ्रीक्वेंसी निकल गया, टाइम पीरियड निकल गया, हो गया, यही तो क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन ये तो, है ना। अब हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं केस ऑफ ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी। उल्टा भी हो सकता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी भी हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या करना है वो हम लोगों को बस यहाँ पे देखना होगा, क्या ट्रीटमेंट करना है। देखिएगा इसमें आप लोगों को मालूम भी होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। जब भी ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी के फॉर्म में होगा तो हम लोग रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। बाहर मल्टीप्लाई कर दिया और हर टर्म के साथ यहाँ पे ऐसे डिवीजन में डाल देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी। रीजन क्या है ऐसा करने का, हम लोग एक ऐसा ट्रायंगल अज्यूम कर रहे हैं जिसमें एक साइड ए है, एक साइड बी है, और ये साइड जो हाइपोटेनस है वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एंगल 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये सोचना है कि हम लोग को यहाँ पे कौन सा एंगल लेना है, कोई भी एंगल ले सकते हैं। अगर इसको कॉस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इस एंगल को हम लोग फाई ले लेंगे या फाई नॉट ले लेंगे, और यहां से क्या लिख लेंगे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे, ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इस ट्राइंगल की मदद से क्या लिख सकते हैं, इस ट्राइंगल की मदद से कॉस फाई नॉट लिखा जा सकता है, कॉस फाई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस इसको क्या लिखा जा सकता है, बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को साइन फाई नॉट, तो साइन फाई नॉट साइन ओमेगा टी। ये कोई फॉर्म दिख रहा है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्म दिख रहा है, इज इट कॉस ए माइनस बी, बिल्कुल। तो इसको हम लोग लिख लेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ओमेगा टी माइनस फाई नॉट। हम लोग चाहते तो इसको साइन के टर्म्स में लिखते, तो साइन के टर्म्स में लिखने के लिए यहां साइन लाते, यहां कॉस लाते, तो उसके लिए क्या करते कि यहां भी ले लेते, यहां ए ले लेते, और फिर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते। तो यहाँ वाला एंगल अगर फाई नॉट भी लेते तो ये देखिए यहाँ कॉस आ जाता,
यहाँ साइन आ जाता, तो फिर ये साइन के टर्म्स में आ जाता। और जब ये फॉर्म आ गया तो इसके बाद बहुत आसान है करना। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं इसका जो एम्पलीट्यूड है वो है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका जो इनिशियल फेज है वो एक्चुअली में माइनस फाइ नॉट है ना। इनिशियल फेज या फेज कांस्टेंट जो है वो है माइनस फाइ नॉट। इसका यूज करके देखते हैं एक क्वेश्चन में। दो क्वेश्चन मैंने दिया है, एक क्वेश्चन कोई आप लोग बना के देखिए। 10√3 cos ओमेगा टी प्लस 10 sin ओमेगा टी, ये वाला सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन जल्दी से बना के देखिए। इसमें क्या करना है आपको, यही वाला क्वेश्चन रिपीट करना है, मतलब आपको इसमें एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फेज कांस्टेंट, ये सब वैल्यूज निकालना है। तो मेन एम्पलीट्यूड निकालना है, फेज कांस्टेंट निकालना है। अगर आप उतना निकाल लिए दैट्स इट, यू डोंट नीड एनीथिंग मच। तो इसको करके देखिए जल्दी से। तो हम लोग इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। जो हमने ऊपर किया उसी को यहाँ पे फिर से कर सकते हैं इस बार, लेकिन मैं साइन में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। ऊपर वाले में मैंने आपको कॉस में कन्वर्ट करके दिखाया, नीचे में हम लोग यहाँ पे साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये लिखा हुआ 10√3 cos ओमेगा टी प्लस 10 sin ओमेगा टी। इन सब प्रॉब्लम्स में दिक्कत ज्यादा किनको होती है, बायोलॉजी स्टूडेंट्स को। मैथ स्टूडेंट्स जो है वो ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी या ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा वाला बहुत ज्यादा किए हुए रहते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो इसलिए उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। फिर अगेन ये ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, और हम लोग साइन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो बी को नीचे रख देते हैं, है ना। यहाँ कॉस लाना चाहते हैं और यहाँ साइन लाना चाह रहे हैं। तो इसको हमने ले लिया है 10, इसको ले लिया 10√3। इसका आप पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे 20 आ जाएगा। तो 20 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करिएगा। 20 आपने बाहर ले लिया, 10√3/20 cos ओमेगा टी प्लस 10/20 sin ओमेगा टी। अब क्योंकि एक अच्छा नोन वैल्यू आ रहा है तो इस ट्रायंगल की भी जरूरत आपको नहीं होगी। ये 2 आ गया √3/2 और ये आ गया 1/2। यहाँ पे अगर हमको साइन चाहिए तो साइन π/3 आएगा ये, तो 20 इंटू साइन π/3 cos ओमेगा टी प्लस cos π/3 sin ओमेगा टी। तो ये आप देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्म ले रहा है। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इसको हम लोग लिखेंगे 20 इंटू साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, मतलब साइन ओमेगा टी प्लस π/3। π/3 प्लस ओमेगा टी लिखे चाहे ओमेगा टी प्लस π/3 लिखे, कोई डिफरेंस नहीं है। और अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो 20 आ गया और फेज कांस्टेंट इनिशियल फेज जो है वो आ गया π/3। तो वो बिल्कुल उस बात पे डिपेंड कर रहा था कि आप साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं या कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं, और बाकी सब कुछ सेम है ना। कॉस में कन्वर्ट करते तो शायद -π/6 आता। ठीक है, जिन्होंने किया होगा उनके पास आंसर आया होगा। उसी तरह से आप लोग ये वाला क्वेश्चन लिख लीजिए और ये क्वेश्चन को करके देखिएगा कि आपसे बन पाता है या नहीं बन पाता है। π/4 और 10√2 ऐसा आंसर आना चाहिए। 10√2 इसका एम्पलीट्यूड होगा और π/4 जो होगा प्लस या माइनस डिपेंडिंग ऑन कि आप साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं या कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो आना चाहिए उसका फेज कांस्टेंट। बाकी सब वैल्यूज बहुत आसान है तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे एक दो क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसको समझ लेते हैं। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ टाइम रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन, पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, गिव द पीरियड फॉर ईच केस। दोनों ही केसेस के लिए आप क्या पीरियड होगा वो बताइए। देखिए अब एनसीईआरटी आपसे डिमांड कर रहा है कि आपके पास ये सब चीजें, ये सब मैथमेटिकली आपके पास ये चीजें हों, साइन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा वाला फॉर्म हो। क्या ये एसएचएम रिप्रेजेंट करेगा, क्या ये फॉर्म ले रहा है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का, या ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी? यस बिल्कुल। तो ये एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट करेगा, एसएचएम रिप्रेजेंट करेगा। यस। क्या पीरियड होगा, तो इसको अगर सिंगल में भी कन्वर्ट करते हैं तो ओमेगा नहीं बदलता। देखिए
सिंगल में भी कन्वर्ट करें, ओमेगा डजंट चेंज, ओमेगा रिमेन्स सेम, तो इसका ओमेगा वही रह जाएगा, और अगर ओमेगा वही रहेगा तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा t इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। इसमें देखते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी एक इंटरेस्टिंग केस है। साइन स्क्वायर थीटा को आपको लीनियर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि अभी तक जो भी हमने पढ़ा है वो लीनियर था, क्वाड्रेटिक पावर पे डिपेंड करता हुआ साइन रिप्रेजेंट करता है एसएचएम या नहीं, ये वी आर नॉट श्योर अबाउट। तो हम लोगों को कन्वर्ट किस में करना होगा, हम लोगों को इसको लीनियर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, cos 2 थीटा होता है इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जानते हैं। तो हम लोग लिख पाएंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, और बस यहीं पे ये वैल्यूज जो है आपको दिख जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा यानी स्क्वायर टर्म को आप किस में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, लीनियर टर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। साथ में कुछ नंबर्स जरूर हैं, ये नंबर क्या कर रहा होगा, ये आपके ग्राफ को ना ऊपर शिफ्ट करता है। इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगा कि ये एसएचएम रिप्रेजेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ इस तरह का होगा, इस तरह का ग्राफ होगा, साइन स्क्वायर का ग्राफ है सब। तो ये एक पीरियोडिक मोशन, हार्मोनिक मोशन तो क्लियर दिख रहा है, क्योंकि ये इसका मीन पोजीशन नीचे नहीं होकर ऊपर होगा। मैक्सिमम वैल्यू अगर 1 है तो हाफ पे इसका मीन पोजीशन होगा, और उसके अबाउट ये एसएचएम कर रहा होगा। लेकिन इसका टाइम पीरियड का क्या, टाइम पीरियड क्या हो गया, तो यहां देख सकते हैं आप cos 2 थीटा आ गया। अगर ये केवल cos थीटा होता या sin थीटा होता तो उसका पीरियड होता 2 पाई, यानी cos ओमेगा टी होता तो होता 2 पाई बाई ओमेगा, लेकिन ये cos 2 ओमेगा टी में चला गया तो इसका हो जाएगा 2 पाई बाई 2 ओमेगा, यानी पाई बाई ओमेगा। ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट में देखिएगा एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में आपको कुछ क्वेश्चन इस तरह का दिखेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ टाइम रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन, पीरियोडिक मोशन बट नॉट सिंपल हार्मोनिक, नॉन पीरियोडिक मोशन, गिव पीरियड फॉर ईच ऑफ द पीरियोडिक मोशन, ओमेगा इन एनी ओमेगा इज एनी पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, तो अभी अभी ये वाला केस देख लिया, ये तो एसएचएम रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यूब के बारे में देखेंगे, इसके बारे में सोच के बताइए। बिल्कुल ये भी एसएचएम करना चाहिए क्योंकि लीनियर है, माइनस प्लस इधर उधर हुआ है, 2 ओमेगा टी प्लस माइनस 2 ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 आप मान लेंगे तो वो आपको एसएचएम दिख जाएगा। तो ये एसएचएम है, ये भी एसएचएम है, ये तो आपको एक्सपोनेंशियल है तो ये पीरियोडिक ही नहीं है, ये भी पीरियोडिक नहीं है। अब बस बच क्या 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 गया, साइन क्यूब ओमेगा टी और साइन कॉस ओमेगा टी, कॉस 2 3 ओमेगा टी, कॉस 5 ओमेगा टी। तो ये आपको दिखना चाहिए कि पीरियोडिक तो है। अब ये एसएचएम है या नहीं ये देखना पड़ेगा, है ना, ये भी सोचना होगा कि पीरियोडिक तो पता चल गया। अभी अभी हमने एक क्वेश्चन भी किया था, साइन 2 ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस साइन 2 ओमेगा टी, साइन 4 ओमेगा टी, ऐसा वाला क्वेश्चन। तो उसमें आपको दिखता है कि हाँ इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है वो पीरियोडिक तो होता है, लेकिन एसएचएम होता है कि नहीं, एसएचएम नहीं होगा। पीरियोडिक यस, एसएचएम नो। व्हाई, आपको ऐसा ध्यान रखना है कि अगर लीनियर कॉम्बिनेशन साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी का हो, ओमेगा सेम हो, यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन, तो वो एसएचएम रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर यहाँ पे ओमेगा बदल जाए, मतलब एक आ जाए साइन ओमेगा टी प्लस दूसरा आ जाए साइन 3 ओमेगा टी, तो ये फिर पीरियोडिक तो रह जाएगा लेकिन ये एसएचएम नहीं रहेगा, ये एसएचएम के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो वहां से आप ये समझ सकते हैं डी एंड बी बोथ आर पीरियोडिक बट नॉट एसएचएम। बी के बारे में कैसे सोचिएगा कि बी कैसे पता चलेगा कि एसएचएम है कि नहीं, स्क्वायर वाला तो अभी पीरियड एसएचएम था, क्यूब वाला अचानक से एसएचएम क्यों नहीं रहा। तो उसको आप फिर से साइन 3 थीटा के मदद से साइन क्यूब ओमेगा टी लाइए, और साइन क्यूब ओमेगा टी का वैल्यू आप निकालिएगा तो आपको 2 डिफरेंट ओमेगा का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, एक ओमेगा टी का और एक 3 ओमेगा टी, और इसीलिए वो भी पीरियोडिक तो है बट एसएचएम नहीं है। ये पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है, ये दोनों तो पीरियोडिक ही नहीं है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने क्यों डिस्कस कर दिया आपको बता देता हूं, क्योंकि आप पूरा एच सी वर्मा, डीसी पांडे जो बुक मन है बना लीजिए,
लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको वहां पे नहीं मिलता है। और जब वहां पे ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलता है, बना लेने के बाद आपका स्कूल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, आपसे वहां पे नहीं बन पाता है। ठीक है, तो ये एक यूनिक टाइप का क्वेश्चन जो केवल एनसीईआरटी कंटेन करता है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है।